हेलो माई सेल्फ ध्रुव खरपा। सो आज के फार्माकोलॉजिकल प्रेजेंटेशन के लिए लर्निंग के लिए ना एब्जॉर्प्शन और बायोअवेलेबिलिटी का टॉपिक चूज़ किया है। होता क्या है, लेट मान लीजिए कि घर पे कोई बीमार है, उसको हम दे देंगे ड्रग्स। तो आफ्टर दैट ड्रग का हमारी बॉडी पे इफ़ेक्ट होता है। सेम वे बॉडी का भी ड्रग्स के ऊपर कोई इफ़ेक्ट होता है। तो वही हम पढ़ेंगे फार्माकोकाइनेटिक्स में। तो बॉडी का इफेक्ट जो ड्रग्स पे होता है उसे हम बोलते हैं फार्माकोकाइनेटिक्स। उसमें 4 चीज़ आएगी: एब्जॉर्प्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, मेटाबॉलिज्म, एक्सक्रीजन। फर्स्ट हमने चूज़ किया है एब्जॉर्प्शन। सो व्हाट इज़ फार्माकोकाइनेटिक्स? इट्स द इफेक्ट ऑफ बॉडी ऑन ड्रग्स। सो इसके अंदर आएंगे 4 टॉपिक्स। पहला टॉपिक है एब्जॉर्प्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, मेटाबॉलिज्म एंड एक्सक्रीजन। तो उसके अंदर मैंने चूज़ किया था एब्जॉर्प्शन। सो व्हाट इज़ एब्जॉर्प्शन? तो लेट मान लिए कि हमने ड्रग्स ले लिए। तो ड्रग्स का फॉर्म होते हैं बहुत सारे, कि ओरल रूट ले लिया, रेक्टल रूट होता है, फिर पैचेस भी आते हैं, ट्रांसडर्मल पैच। तो डिफरेंट रूट से हम ले सकते हैं। लेट मान लीजिए कि मैंने एंट्रल रूट से लिया, तो वो जाएगी थ्रू माउथ स्टमक तक। उसके बाद एब्जॉर्प्शन, तो मूवमेंट ऑफ ड्रग्स फ्रॉम साइट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन टू ब्लड। तो इसमें बहुत सारे फैक्टर्स हो गए कि जो हमारी गट की मेम्ब्रेन होगी वो होगी लिपिड की मेम्ब्रेन होती है बाइपोलर। तो लेट मान लीजिए बाइपोलर लिपिड की मेम्ब्रेन है। लिपिड सॉल्युबल जो भी ड्रग्स होगी तो इजीली पास कर सकती है, बट जो भी वाटर सॉल्युबल ड्रग्स होगी वो तो पास कर नहीं पाएगी। लिपिड सॉल्युबिलिटी पे डिपेंड करती है। तो यस, तो ड्रग्स जो कि लिपिड सॉल्युबल हो गए तो दैट वुड बी इजीली एब्जॉर्ब्ड। एंड उसके बाद आता है टॉपिक पोलैरिटी। सो व्हाट्स द इफेक्ट ऑफ पोलैरिटी ऑन द ड्रग्स? तो लेट मान लीजिए कि कोई 2 ड्रग है, HX एंड दूसरी है HX, उसको मान लिया, बट दिस इज लिपिड सॉल्युबल एंड दिस इज वाटर सॉल्युबल। तो इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर ये ब्रेक डाउन हो जाएगा इन H प्लस X माइनस। विद इन ये HX के फॉर्म में रहेगी, ये कभी भी पोलैरिटी में डिसॉल्व नहीं होगी। जो पोलराइज ड्रग्स होती है वो एब्जॉर्ब इजीली नहीं होती है, नॉट एब्जॉर्ब। और जो नॉन पोलर ड्रग्स होते हैं मुझसे एब्जॉर्ब फॉर्म होता है वो ड्रग्स का, जो कि नेक्स्ट इज़ कि ड्रग एंड डिज़ोल्विंग मीडियम। ड्रग्स के भी इंटेस्टाइन है, बेसिक मीडियम होता है। जो हमारा स्टमक है वो एसिडिक मीडियम होता है। जो ड्रग्स के ऊपर डिपेंड करता है कि लेट मान ली कि एस्पिरिन है वो एसिडिक ड्रग्स है, और जो एम्फेटामिन है, बेंजोडाइज़पाइन है, वो सब बेसिक ड्रग्स है। तो इफेक्ट ऑफ pH हो गया, मीडियम जो होता है जिसमें वो डिज़ोल्व होने वाले, उसके बाद वो होगी एब्जॉर्ब। ड्रग्स एंड डिज़ोल्विंग मीडियम में एट मान लें कि ड्रग्स हैं, ये डिज़ोल्विंग मीडियम है, और इसमें ड्रग्स का फॉर्म क्या होगा? पोलराइज्ड होगी, नॉन पोलराइज्ड होगी, और उसके बाद एब्जॉर्प्शन होगा या नहीं होगा। लेट मान लें कि ड्रग भी एसिडिक है और डिज़ोल्विंग मीडियम है वो भी एसिडिक है, तो ड्रग क्या होगी? नॉन पोलराइज्ड होगी, मतलब कि HX की फॉर्म में रहेगी, H+ और X- में वो नहीं टूटेगी, तो एब्जॉर्प्शन ईजिली हो जाएगा। सेम वे अगर एसिडिक है और डिज़ोल्विंग मीडियम बेसिक है, तो हमारे जो भी ड्रग्स होगी वो आयनाइज्ड हो जाएगी, तो एब्जॉर्प्शन उसका नहीं होगा। सेम वे फॉर बेसिक ड्रग्स होगा और डिज़ोल्विंग मीडियम है, हम उसको चेंज कर देंगे। तो सेम वे अगर बेसिक में बेसिक मीडियम है तो इजीली एब्जॉर्ब हो जाएगी। जैसे बेंजोडाइज़पाइन है, एम्फेटामिन से वो इंटेस्टाइन में इजीली एब्जॉर्ब हो जाती है। और अब है कि ड्रग्स का जो एब्जॉर्प्शन है वो 100% होगा, कितना pH पे और कैसे होगा। तो ज़रूरी नहीं कि स्टमक में 100 के 100% हो जाए। लेट मान लीजिए कि ड्रग्स एसिडिक है, तो pH एक होता है pH और एक होता है pK क्या होता है? जिस पे ड्रग 50% आयनाइज होगी और 50% नॉन आयनाइज होगी। ड्रग्स क्रॉस 100% नहीं, ऐसा नहीं होता। अगर लेट मान लीजिए कि ड्रग्स है वो एसिडिक है, तो मीडियम जितना ज़्यादा एसिडिक
उतनी ज़्यादा एब्जॉर्प्शन होगा। तो नेचर ऑफ ड्रग्स है वो पीके है। पीके क्या होता है बताया, पीएच जिस पे ड्रग होगी वो 50% आयनाइज्ड होगी। और ऑब्वियसली जो मैंने बताया अभी कि 50% आयनाइज होगी और 50% नॉन आयनाइज, और जो नॉन आयनाइज होती है वो ही एब्जॉर्ब होती है। जो आयनाइज हो गई वो क्रॉस नहीं कर पाएगी मेम्ब्रेन, सो एब्जॉर्प्शन उसका मुश्किल है। तो लेट मान लीजिए जो मैंने पीके किसी ड्रग का है, वो नेचर मान लीजिए उस ड्रग का एसिडिक है और पीके उसकी 6 है, तो 6 पीएच अगर 6 होगी किसी ऑर्गन में लेट मान लो, तो वहाँ पे ड्रग होगी वो 50% आयनाइज्ड होगी और 50% नॉन आयनाइज्ड होगी। तो जैसे जैसे मैं मीडियम की एसिडिसिटी बढ़ाता जाऊँगा वैसे वैसे ड्रग का एब्जॉर्प्शन बढ़ता जाएगा, और जैसे मैं पीएच बढ़ाऊँगा तो बेसिक मीडियम बढ़ जाएगा और घटाऊँगा तो एसिडिक मीडियम बढ़ जाएगा। सो पीएच लेट मान लें 6 है, तो उस पर 50% ड्रग्स आयनाइज्ड होगी और 50% नॉन आयनाइज्ड। नॉन आयनाइज्ड होती है वो एब्जॉर्ब्ड हो जाती है, और जो आयनाइज्ड ड्रग्स है वो एब्जॉर्ब नहीं होगी। तो लेट मान लें अगर मैं इसका पीएच है वो कर देता हूँ 5.0, तो उस पर जो ड्रग है उसका आयनाइज नॉन आयनाइज जो ड्रग है वो 90% हो जाती है, और जो आयनाइज ड्रग्स है वो 10% होगी। सो यूनी मतलब कि 1 करके अगर जैसे मैं पीएच घटाता जाऊँगा, लेट मान लीजिए 4 किया 3 किया, तो उसका नॉन आयनाइज ड्रग का जो कंसनट्रेशन है परसेंटेज है वो बढ़ता जाएगा, 99 हो जाएगा, फिर 99.9% हो जाएगा, 99.99% हो जाएगा, और जो ड्रग का है वो 1%, 0.1% ऐसे घटता जाएगा। बट ड्रग्स एसिडिक है, सो इधर हमारे लिए फ़ायदा है। और जैसे ही मैंने बढ़ा दिया 7.0, तो उस पर जो आयनाइज्ड ड्रग्स है वो 90% हो जाएगी और नॉन आयनाइज्ड ड्रग्स का परसेंटेज 10 हो जाएगा। सो इधर से इधर एब्जॉर्प्शन मेरी ड्रग का अगर वो एसिडिक है तो घट जाएगा 8, 9, सो दैट्स 99, 99.9, 99.99, सेम वे 1%, 0.1, सो ऑन इट विल गो ऑन। सो अब ये वैल्यू आई कहाँ से, तो हेंडरसन हेज़लबैक की इक्वेशन होती है उससे, दैट इज़ पीएच इक्वल टू pKa प्लस लॉग आयनाइज घटे नॉन आयनाइज फॉर्म। सो सेम वे अब ड्रग्स है वो उसके वही होगी कि एसिडिक है या बेसिक है। सो गट में नॉर्मली एस्पिरिन है वो एसिडिक होती है, तो उसका एब्जॉर्ब फॉर्म स्टमक में ज़्यादा होगा। मॉर्फिन बेसिक इन नेचर है तो इंटेस्टाइन में वो ज़्यादा एब्जॉर्ब हो जाएगी, बट प्रैक्टिकली ऐसा नहीं होता है। स्टमक में जो टाइम रहता है और इंटेस्टाइन में रहता है वो डिफरेंट होता है ड्रग्स का। इंटेस्टाइन में फॉर ए लॉन्गर ड्यूरेशन रहता है, इसलिए जो ड्रग होगी एब्जॉर्ब होगी वो भी ज़्यादा होगी उधर। सो एस्पिरिन एसिडिक है तो एब्जॉर्ब फॉर्म इन स्टमक में ज़्यादा होगा उसका, और मॉर्फिन का इंटेस्टाइन में। प्रैक्टिकली ड्रग एब्जॉर्प्शन इंटेस्टाइन में ज़्यादा होता है, क्योंकि रीज़न है इसका लॉन्गर ड्यूरेशन होता है इंटेस्टाइन में ड्रग्स का, लॉन्गर ड्यूरेशन के लिए वो रहेगी। फिर होता है कि ड्रग एक बार एब्जॉर्ब हो गई तो ड्रग के फॉर्म्स होते हैं कि गट में चली गई तो फीकल मैटर के थ्रू निकल जाएगी, कुछ होगी जो एब्जॉर्ब हो जाएगी, तो अब इसके बाद ऑर्गन तक हमें पहुंचाना होता है ब्लड के थ्रू। तो ये ज़रूरी नहीं है कि 100 की 100% ड्रग होती है वो चली जाएगी। ड्रग एब्जॉर्ब होगी गट से, तो थ्रू हिपैटिक सिस्टम हमारी हिपैटिक पोर्टल में उसे लीवर तक लेके जाएगी। अब लीवर वहाँ क्या करेगा, ड्रग्स को मेटाबोलाइज कर देगा। सो परसेंटेज ऑफ ड्रग्स है वो कम हो जाएगी जो टिश्यू के लिए अवेलेबल है। तो यही बात होती है कि जो ड्रग्स का कंसंट्रेशन या फ्रैक्शन ऑर्गन के लिए अवेलेबल है आफ्टर फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म और आफ्टर एब्जॉर्प्शन, 2 फैक्टर हो गए जो डिपेंड करेंगे जिस पे बायो अवेलेबिलिटी। सो ड्रग एब्जॉर्ब हो गई हिपैटिक सिस्टम से थ्रू लीवर के पास जाएगी, यहाँ पे होगा फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म, इसके बाद वो ब्लड के पास जाएगी, हार्ट और फिर दूसरे सब ऑर्गन्स के पास जाएगी। सो आगे बढ़ते हैं, बायोअवेलेबिलिटी परसेंटेज ऑफ फ्रैक्शन ऑफ डोज ऑफ ड्रग विच रीच द सिस्टमिक सर्कुलेशन। तो डोज इस पर डिपेंड करा था मैंने। फर्स्ट तो एक तो एब्जॉर्ब कितनी हो रही है ड्रग, जितना ज़्यादा एब्जॉर्प्शन होगा
उतनी हमारी बायोअवेलेबिलिटी ज़्यादा हो जाएगी। और फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म, सो फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म क्या होता है कि एंट्रिक रूट से पहले लीवर के पास जाएगी ड्रग अपनी, तो वहाँ पे जो होगा ड्रग मेटाबोलाइज होएगी लीवर से, उसे हम बोलते हैं फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म। सो ये जितना कम होगा उतनी अपनी बायोअवेलेबिलिटी ज़्यादा हो जाएगी। सो अब डिपेंड करता है कि कुछ ड्रग्स होती है उनकी फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म ज़्यादा होता है बाय नेचर, कि लीवर उनको ज़्यादा मेटाबोलाइज करेगा। सो 3 ड्रग्स है, लिग्नोकिन, प्रोपेनोलॉल और एंटीजी। ये हमें 3 याद रखनी है। उसमें से जो नाइट्रोट्राइग्लिसरीन है वो हार्ट पेशेंट, क्रोनिक एंजाइना होता है, उनके लिए भी यूज़ होती है। तो अब दिक्कत हो गई कि हार्ट के पेशेंट में तो हमें रेडली एक्शन चाहिए, बट ये तो फास्ट पास मेटाबॉलिज्म हाई होता है। सो इसी पे डिस्कस करेंगे। रूट्स बताए थे, मैंने मान लिया था कि एंट्रल रूट है, इसलिए हम सब लिंगुअल रूट दे देते हैं। तो उसके भी फ़ायदे होते हैं डिफरेंस, कि फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म होगा नहीं, सेल्फ एडमिनिस्ट्रेटेबल होती है, कि हम उसे एडमिनिस्ट्रेट करना है हमारे बॉडी में तो पेशेंट खुद ही कर लेगा। डॉक्टर को ज़रूरत नहीं है कि भाई नर्स की या पेशेंट को नर्स की या डॉक्टर की, कि हमेशा वो उसके साथ में हो। तो जैसे मैंने एंटीजी दे दी उसको, तो उसने सबलिंगुअली ले ली, जितना कंसनट्रेशन चाहिए था उसको चेस्ट पेन लेट मान लो रिलीव हो गया, तो उसके बाद वो थूक भी सकता है, स्प्लिट आउट कर दो या इंजेस्ट कर दो, तो ड्रग का कॉन्सेंट्रेशन, उसकी टॉक्सिसिटी भी नहीं होगी उसके ब्लड में, पेशेंट भी ठीक है, खुद भी ले रहा है, फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म भी कम हो गया। सो ये था हाई फास्ट पास मेटाबॉलिज्म में लिग्नोकिन, प्रोपेनोलॉल और आता है एंटीजी नाइट्रोट्राइग्लिसरीन। सो यही था कि नाइट्रोट्राइग्लिसरीन है वो सब लिंगुअली देते हैं फॉर क्रोनिक एंजाइना पेशेंट के लिए। तो ये क्या होता है, सेल्फ एडमिनिस्ट्रेबल होती है। फिर जब पेशेंट हो गया, उसको रिलीफ मिल गया, तो वो क्या करेगा, स्प्लिट आउट कर देगा या फिर क्या करेगा, इंजेस्ट कर देगा। और मेन तो कि फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म बहुत कम होगा। अब डिफरेंट रूट्स होते हैं जिसकी बायोअवेलेबिलिटी भी डिफरेंस होती है। लेट मान लें कि ड्रग्स है वो आईवी के रूट से दे दिया, ओरल रूट से दी मैंने, सबक्यूटेनियस हो गया, ट्रांसडर्मल, इंट्रामस्कुलर, तो मैक्सिमम होती है आईवी के रूट से, फिर सबक्यूटेनियस, इंट्रामस्कुलर और ओरल, क्योंकि ओरल में फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म आ जाएगा, आईवी में वेन में दे देंगे अपन सीधा, तो हार्ट से वो डायरेक्ट सर्कुलेट हो जाएगी, तो लेस होगा वो। आईवी में हम मानते हैं कि 100% बायोअवेलेबिलिटी रहती है, सबक्यूटेनियस और इंट्रामस्कुलर में अराउंड 75 to 100% का रहता है कि हो जाएगी एब्जॉर्ब, और ओरल रूट में हम 5% to 100% मानते हैं। ओरल रूट में फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म होगा, सो ख़त्म हो जाएगी उसके थ्रू, फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म होगा तो मेटाबोलाइज हो जाएगी, तो ब्लड में ही नहीं जाएगी तो ऑर्गन तक तो जा ही नहीं पाएगी। सो दैट्स एंड ऑफ माई टॉपिक, थैंक यू।